हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीबीएमएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशन। कि ऐसे कौन सा हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी जो भी रिलेशंस हैं उसका स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इज क्वेरी, सेकंड वन इज रिलेशनल स्कीम, थर्ड वन इज डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड लास्ट वन इज द डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब बेसिक थिंग क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर उसे डिलीट कर रहे होते हैं डीबीएमएस के अंदर, ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर डिलीट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है दैट इज डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डीडीएल। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया है कि जो हमारा डीडीएल है दैट इज स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और बेसिकली ये यूज किया जाता है परफॉर्म करने के लिए ऑल द एसेंशियल टास्क, जैसे कि डिलीटिंग अ रिलेशन, डिलीटिंग स्कीम्स इन द डेफिनेशन, डिलीटिंग स्कीम्स इन डिफाइन द स्ट्रक्चर रिलेशन। मतलब बेसिकली जो भी हम डेटाबेस को स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं वो काम, जो क्रिएशन और डिलीशन का बेसिक स्ट्रक्चर के क्रिएशन और डिलीशन का जो काम किया जाता है वो किस लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है? डीडीएल के थ्रू किया जाता है यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। Second question is which of the following provide the ability to query information from the database and insert tuple into, delete tuple from and modify tuple in the database। मतलब कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्वेरी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए डेटाबेस से, ठीक है, और टपल्स को वैल्यू दे सकते हैं, टपल्स की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं एंड ऑल्सो मॉडिफाई द टपल्स इन द डेटाबेस। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, अभी डेटाबेस पहले से ही क्रिएटेड है किसी भी रिलेशन के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि उस जो हमारा डेटाबेस क्रिएट है उसके अंदर जो टपल्स बनते हैं उनकी वैल्यूज को या तो इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है या फिर मॉडिफाई करना है। तो इस टाइप के वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है दैट इज डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो बेसिकली किसी भी टाइप के रिलेशन की वैल्यू को चेंज करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए, मतलब हमारा डेटाबेस पहले से ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, अब हमें उसकी वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है या वैल्यू इंसर्ट करनी है टपल्स की, तो उस काम के लिए यूज किया जाता है डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डीएमएल। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब एक साइड पे वन हमारा नोड है और उसके साथ में मल्टीपल नोड्स क्या है यहाँ पे अटैच है, यानी ये वन है, इधर है हमारा क्या, मैनी, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है वन टीचर कैन हैव मल्टीपल क्लास। देखो यहाँ पे एक टीचर है जो मल्टीपल क्लास ले रहा है, लाइक बीटेक फर्स्ट ईयर में भी ले रहा है, बीटेक सेकंड ईयर में भी ले रहा है, बीटेक थर्ड ईयर में भी ले रहा है, बीटेक फोर्थ ईयर में भी ले रहा है। तो देखिए इस पूरे डायग्राम पे ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं ऑप्शंस, ठीक है। वन क्लास में हैव मैनी टीचर, ठीक है, कि एक जो क्लास है उसके पास में बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। थर्ड वन इज मैनी क्लासेस कैन हैव मैनी टीचर्स, तो ये बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि इधर भी मैनी है और उधर भी मैनी है, वन से ज्यादा है, तो ये बिल्कुल स्टेटस नहीं है। और मैनी टीचर्स में हैव मैनी क्लासेस, तो ये बिल्कुल गलत है। वन टीचर कैन हैव मल्टीपल क्लास, एक टीचर की बहुत सारी क्लासेस होती है, ठीक है। सो वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए जो यहाँ पे, वैसे तो ये भी यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी भी आपको करेक्ट लग रहा होगा कि वन क्लास में हैव मैनी टीचर्स, बट जो सिस्टमैटिक सही जो एक लॉजिकल वे में है हमारा सही आंसर दैट इज अ वन टीचर कैन हैव अ मल्टीपल क्लासेस टू अटेंड, ठीक है। Question is which of the following can be considered at the maximum size that is supported by the FAT, यानी कि थ्रू कौन सा ऐसा मैक्सिमम साइज है जो वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये पहले मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज FAT। तो क्या है कि सिस्टम जो हमारा यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो वो हमारे ओल्ड सिस्टम में था फैट यानी फैट 32 के नाम से बोला जाता था, ठीक है। अब ये जो फैट यानी FAT है ये स्टोर करता है साइज को या तो लेस देन 4 GB या फिर इक्वल देन, मतलब ये स्टोर करता है साइज या तो लेस देन या इक्वल टू 4 GB के, यानी FAT के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम जो साइज है दैट इज 4 GB,
ठीक है, उससे ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ 4 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म NTFS रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि NTFS की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए NTFS की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता था, जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, ठीक है, उसमें जो फाइल स्ट्रक्चर यूज किया जाता था स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए फाइल्स को, उन्हें बोला जाता था FAT32, यानी फाइल एलोकेशन टेबल, FAT। जो भी हमारा ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें जो भी फाइल स्ट्रक्चर यूज किया जाता था स्टोर और मैनेज करने के लिए डेटा फाइल्स को, दैट इज FAT32, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई और FAT की अभी मैंने बताया था कि उसका जो मैक्सिमम स्टोरेज साइज था वो लेस देन 4 GB या इक्वल टू 4 GB था, मतलब 4 GB से ज़्यादा वो स्टोर ही नहीं कर सकता था डेटा को, ठीक है। तो उसकी इस जो ड्रॉबैक है इसको ओवरकम करने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यानी NTFS उन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू सिस्टम्स में। इसने क्या किया, इसने हैंडल किया उन डेटा को भी जिनका साइज 4 GB से ज़्यादा था, ठीक है। सो NTFS रेफर्स टू द न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। Next question is which of the following can be considered as a maximum size that is supported by NTFS। तो अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हमारे पास में एक पुराना फाइल स्टोरेज करने का सिस्टम था, दैट इज FAT, ठीक है, और उसका जो मैक्सिमम साइज था वो जो सपोर्ट करता था दैट इज 4 GB, और उसके इसी चीज़ों को कि वो 4 GB से ज़्यादा की स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता था, उसके लिए एक न्यू टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम आया, फाइल स्टोरेज सिस्टम आया, दैट इज NTFS। तो NTFS के लिए साइज पूछा है, तो देखिए जो हमारा NTFS है वो सपोर्ट करता है 16 TB को, ठीक है, 16 टेराबाइट्स को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 16 TB, 16 TB, ठीक है। तो बेसिकली जो NTFS फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में, यानी 1993 में NTFS इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आया था दैट इज Windows 1, ठीक है, इस पे ये आया था, ठीक है। इसकी बहुत फास्ट स्पीड थी और ये स्टोर कर सकता था फाइल्स को, किस साइज तक की फाइल्स को, जो थी 16 TB तक की, यानी 16 टेराबाइट तक की फाइल्स को स्टोर कर सकता था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम सिर्फ उतनी ही चीज़ों को शो करते हैं जितनी चीज़ें यूज़र के लिए, एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हम सिर्फ उतनी ही चीज़ों को शो करते हैं, और बाकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है यानी बैकग्राउंड में जितनी भी एल्गोरिदम चल रही होती है उन्हें हम सबको क्या हाइड करते हैं। अब देखिए सोचिए कि कोई पर्सन है जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाता है, आजकल हम सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, ठीक है। अब आप एक यूज़र हो और बीइंग अ यूज़र आपको सिर्फ फ़ोन चलाना बताया जाता है या हम सिर्फ फ़ोन चलाना सीखते हैं। हम ये तो नहीं सीखते ना वो फ़ोन बना कैसे, या मैं अगर किसी ऐप पे टैप कर रही हूँ, किसी ऐप को चला रही हूँ तो उसके बैकग्राउंड में क्या एल्गोरिदम चलती है वो हमें नहीं पता होती। तो एब्स्ट्रैक्शन यही होता है कि जो भी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी, हम सिर्फ उतना यूज़र को बताते हैं, और जितनी भी एल्गोरिदम, जितनी भी प्रोग्रामिंग, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है, उसके कोर में चल रही है, उसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं। लाइक सोचिए आपने टीवी देखना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, टीवी का बटन ऑन करते हो, ठीक है, फिर रिमोट उठाते हो और रिमोट से चैनल को चेंज करते हैं। कोई आपको ये तो नहीं बताता कि इस रिमोट के अंदर ये चिप लगी हुई है या कैसे ये रिमोट चैनल को चेंज कराता है, क्या टेक्नोलॉजी हमने यूज की है, टीवी किस टेक्नोलॉजी से बना है, उसके अंदर कितने मतलब LED है तो कितने LEDs लगे हुए हैं, LCD है तो क्या लगा हुआ है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जितनी चीजें यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही बताते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिदम बैकग्राउंड में चलती है जिसका यूजर से कोई लेना देना नहीं है, हम उसे क्या करते हैं, हाइड करते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ जितना डेटा हमने यूजर के साथ में शेयर करना है या डिस्प्ले करना है, सिर्फ उतना ही डेटा हम यूजर को दिखाते हैं या फिर शेयर करते हैं। बाकी जितना भी डेटा नेसेसरी नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम हाइड कर देते हैं। तो उनसे पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर। तो वो कौन बताता है, वो बताता है हमारा फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल बताता है कि कितनी चीज, कितना डेटा हमें यूजर
को डिस्प्ले करना है या फिर शेयर करना है, कितना डेटा हमें क्या करना है, हाइड करना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेवल। क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म डीबीए रेफर। तो आप सभी को पता होगा कि डीबीए का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो डीबीए का बेसिकली जो हमारा फुल फॉर्म है दैट इज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। We have to know कि what is the work of DBA। So DBA बेसिकली क्या करता है, जितने भी अपडेट करने होते हैं और जो भी डेटाबेस में अपडेशन होता है, जो भी चीज़ें मॉडिफिकेशन होता है उसको वो डेली बेस पे करता है, ठीक है। और साथ ही साथ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरे डेटाबेस को मेंटेन करके रखे एक ऑप्टिमल और स्टेबल स्टेट में, ताकि कोई भी कभी भी अपने डेटा को जो एक्सेस करना चाहे उसको बहुत इजीली एक्सेस हो जाए और जितने लोगों को वो एक्सेस होना है उतने ही लोगों को एक्सेस हो, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहे, जो ऑथराइज पर्सन है वो इस डेटा को देख सके और साथ ही साथ सब चीज़ें स्टेबल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने वो पर्टिकुलर डेटा देखा, उसे कुछ और दिखाई दिया, दूसरे को कुछ और दिखाई देगा, ठीक है। तो डेटा क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल और स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। सो दिस इज द वर्क ऑफ डीबीए। और डीबीए की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज द टाइप ऑफ डीडीएल कमांड। मतलब जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऐसी कौन सी कमांड है जो यूज की जाती है डीडीएल कमांड की फॉर्म में। तो देखिए मैंने सबसे पहले बताया था, जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमें किसी भी रिलेशन को क्रिएट करना होता है या फिर डिलीट करना होता है तो हम यूज करते हैं डीडीएल का। तो उसके लिए जो सबसे बेसिक कमांड है दैट इज द क्रिएट कमांड, ठीक है। क्रिएट कमांड यूज की जाती है, लेकिन वहाँ जब हमें डिलीट करना होता है ना तो वहाँ पे हम डिलीट कमांड का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं पूरे के पूरे डेटाबेस को ही डिलीट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए या फिर ड्रॉप कमांड का यूज करा जाता है, ठीक है। ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल का यूज किया जाता है। जो ये डिलीट करने के लिए यूज की जाती है ये हमारी DML में यूज की जाती है जब हमें टपल की वैल्यूज को डिलीट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ही कमांड है क्रिएट कमांड, वही कमांड हमारी डीडीएल की कमांड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिएट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी बताया कि जो डीडीएल है वो जनरली मेंटेन करता है और डिफाइन करता है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस बताता है, ठीक है। यहाँ पे जो कमांड यूज की जाती है टेबल को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस के अंदर, तो वो यूज की जाती है क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ठीक है, या फिर ऑल्टर टेबल के नाम से कमांड जो है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। जो ये डिलीट कमांड आप सोच रहे होंगे कि डिलीट करने के लिए डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ये कमांड नहीं यूज की जाती, ये DML यूज की जाती है, यानी किसी भी टपल की वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिएट। Last question of the video is in a relational database or in a relation database every tuple divided into the fields आर नोन एज। मतलब जो हर टपल है वो डिवाइड होता है कुछ फील्ड्स में, मतलब ये एक टपल होता है ये कुछ फील्ड्स में, ये फील्ड्स में डिवाइड होता है, तो इन फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है कि डेटाबेस के अंदर जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उन्हें हम टपल कहते हैं। जैसे ये एक रो है तो ये फर्स्ट टपल है, फिर अगर यहाँ पे कोई दूसरी रो होगी ये सेकंड टपल है, यानी टपल क्या होता है, हमारी रो होती है। और ये जो इसके अंदर ये फील्ड बने हुए हैं ना, जैसे ये फर्स्ट फील्ड, ये सेकंड फील्ड, ये थर्ड फील्ड, ये पूछा गया है कि हमारे ये जो फील्ड है यानी जो कॉलम है उन्हें क्या कहा जाता है। इन कॉलम्स को देखो बोला जाता है डोमेन। इन्हें क्या बोला जाता है, ये फर्स्ट डोमेन, ये सेकंड डोमेन, ये थर्ड डोमेन, ये फोर्थ डोमेन। और ये जो रोज है इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें टपल बोला जाता है। और इन्हें क्या बोला जाता है, डोमेन। इन्हें टपल बोला जाता है, इन्हें डोमेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो टपल डिवाइड होते हैं फील्ड्स में इन्हें बोला जाता है डोमेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डोमेन्स। These are the most important 10 basic MCQs of DBMS। So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।